जी अस्सलाम वालेकुम जी। इसके अंदर हमने पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ पर बात की थी कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। आज हम मज़ीद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे जो हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज़ है। 9 प्रॉपर्टीज़ आपके पास है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी असल में आप किसे कहते हैं, आपने इस चीज़ को समझना है। अगर एक आपके पास एलिमेंट्स एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, मौजूद हो, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म रखता हो, तो उसे आप कहते हैं एलोट्रोपी। ठीक है, अगर आपके पास एक एलिमेंट, तो आप कह सकते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म। अगर एक से ज्यादा फॉर्म में कोई एलिमेंट आपके पास मौजूद हो, वन फॉर्म से ज्यादा फॉर्म बना रहा हो, उसे आप सिंपली कह देते हैं एलोट्रोपी। इसी तरीके अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास सल्फर है इसकी एग्जांपल में, कि सल्फर हमारे पास रोम्बिक स्ट्रक्चर में भी मौजूद होता है, रोम्बिक में भी मौजूद होता है, और मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर भी हमें ये फॉर्म भी शो करता है। तो आपने बता दिया कि रोमोक्लिनिक भी देता है और रोम्बिक स्ट्रक्चर भी देते हैं आपके पास सल्फर। तो इसका मतलब सल्फर एक एलिमेंट है जो एक से ज्यादा फॉर्म में आपके पास पाया जाता है, इसलिए आप उसे कह रहे हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी इस एलिमेंट की, एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी सिंपल है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसे आप कह देते हैं एलोट्रोपी। इसके बाद लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज है जो हमने डिस्कस करनी थी वो है हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है ट्रांजिशन टेम्परेचर में कोई टेम्परेचर के बारे में होगा। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर आप किसे कहते हो, उस टेम्परेचर को कहते हो जब एक सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे। मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपने टेम्परेचर दिया और वो चीज एक सब्सटेंस आपके पास दूसरी फॉर्म में आ गया, तो उसे आप कह देते हो ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसके अंदर उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो गई, उस टेम्परेचर को आप ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हो। अगर आप एग्जांपल लें तो हमारे पास ग्रेड टीन जो है वो हमारे पास होता है क्यूबिक फॉर्म में, लेकिन जैसे ही हम इसे 13.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो यही ग्रे टीन आपके पास चेंज हो जाता है व्हाइट टीन के अंदर, और व्हाइट टीन आपके पास होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में, होता है। तो ये टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसने क्या किया, इस आपके पास सब्सटेंस जो ग्रे टीन था क्यूबिक स्ट्रक्चर में था, क्यूबिक फॉर्म में था, इसको चेंज कर दिया इसने टेट्रागोनल फॉर्म में, जिसे आपने कहा व्हाइट टीन। तो इस ऐसे टेम्परेचर को जो एक फॉर्म से सब्सटेंस को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, उस टेम्परेचर को आप कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये काफी सारी बुक्स में आपकी इसकी एग्जांपल मौजूद है, उसको भी आप देखेंगे तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सब्सटेंस आपका ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की बात करें तो उसके अंदर हमने आज स्टार्ट करना है जी क्रिस्टल लैटिस। क्या हम क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस हम किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे पास एक रेगुलर फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब उन रेगुलर फॉर्म में जब वो मौजूद होंगे तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेंगे। उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर आपके पास सॉलिड का तैयार हो जाएगा। उस बड़े स्ट्रक्चर में से, उस लार्ज बिल्डिंग में से, जैसे हम कह सकते हैं कॉमन एग्जांपल में कि एक लार्ज बिल्डिंग आपने तैयार करवाई, उसके अंदर 15 से 20 रूम्स हैं, तो वो पूरे का पूरा जो आपके पास बिल्डिंग है या घर है वो आपके पास क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। और उसका एक पोर्शन, जैसे एक रूम की बात करें तो वो हमारे पास यूनिट सेल कहलाएगा। तो मजीद इसको मैं समझाता हूं, क्रिस्टल लैटिस किसे कहेंगे और यूनिट सेल आप किसे कहेंगे, तो इन दोनों को समझिएगा। अगर पूरी बिल्डिंग मैंने आपको कहा तैयार की हमने, काफी सारे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और एक लार्ज स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, तो उसे आप कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। लेकिन उस लार्ज पोर्शन में से किसी एक पोर्शन को आपने उठा लिया, लार्ज बिल्डिंग में से किसी एक रूम की बात अगर की, तो वो एक रूम, एक स्मॉल पोर्शन जो होगा क्रिस्टल लैटिस का, उसे आप कहते हैं यूनिट सेल। अगर एक आप सिंपल सा एक क्रिस्टल लैटिस बनाए तो उसके अंदर हमें इजीली पता चल सकता है कि आपके पास क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। अगर ये एक मैंने आपके पास क्रिस्टल लैटिस बनाने जा रहा हूं तो आप ये देखें कि ये आपके पास क्रिस्टल लैटिस किस तरह का होता है, और इसको समझेंगे यूनिट सेल हम किसे कहेंगे। अब एक यहाँ से आपने लाइन खींचनी है, यहाँ से ये 4 पूरी होगी, फिर इसके सेंटर में से आपने लाइन लेनी है, इसके भी सेंटर में से आप लाइन लेंगे, सेम इसी तरीके इसके सेंटर से भी आप लाइन ले लेंगे, तो इसके सेंटर से भी एक लाइन आएगी, ठीक है,
इसके सेंटर में से भी एक लाइन आ जाएगी। तो अब आपके पास ये पूरे का पूरा तैयार हो गया। एक यहाँ से भी आप एक लाइन ले लेंगे जो इसको भी जोड़ेगी। तो अब आपके पास ये इनके कॉर्नर पे आपके पास क्या मौजूद है, ये आपके पास एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो आपने अटैच करवाए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ये आपके पास एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, और इस पूरे को आप क्या कह रहे हैं जी, आपके पास ये है क्रिस्टल लैटिस, जिसके अंदर स्मॉल यूनिट सेल आपस में मिले हुए हैं। इसको आप कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये आपके पास पूरा क्रिस्टल लैटिस है। इसी तरीके अगर इसके एक यूनिट की बात करें, जैसे ये एक सिर्फ एक बॉक्स में ले लेता हूं यहां से, तो ये आपके पास होगा यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल को आप अगर डिफाइन करें, इसकी प्रॉपर्टीज देखें, तो ये पूरे क्रिस्टल लैटिस को आपकी प्रॉपर्टीज बता देगा, एंगल्स भी बता देगा। तो अगर हमारा यूनिट सेल की बात करें, तो यूनिट सेल हमारे पास सिर्फ एक इसका हिस्सा होता है आपके पास, कि जैसे मैंने अभी ये एक हिस्सा इसका ले लिया बॉक्स, जिसके आपके पास कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं। इसकी एग्जांपल आप एक रूम की ले लें कि एक रूम के अंदर फेसेस पहले देखें कितने हैं, तो फेसेस 6 होते हैं। एक ऊपर वाला फेस हो गया, एक नीचे वाला 2 हो गए, 2 ये साइड है 4 हो गए, उसके बाद एक आगे और एक पीछे 6 आपके पास फेसेस होते हैं। और कॉर्नर कितने होते हैं आपके पास, 8 कॉर्नर होते हैं रूम्स के। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास यूनिट सेल हो गया। तो अब आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये एक लार्ज बिल्डिंग जो आपने बनाई, जिसके अंदर काफी सारे रूम्स हैं, जिसके अंदर काफी सारे यूनिट सेल मौजूद है, उसको आपने कहा क्रिस्टल लैटिस। जबकि इसके एक क्वेश्चन को अगर आपने निकाल के स्टडी किया, तो आपने उसे कहा तो आपके पास क्या है जी, यूनिट सेल है। और इस यूनिट सेल को अगर आप स्टडी कर लो, इसके एंगल, इसके प्रॉपर्टीज अगर आप देख लो, तो वो आपको इस पूरे क्रिस्टल लैटिस के बारे में एक्सप्लेन कर देंगी कि इस पूरा क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब मजीद इसको डिटेल में देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्रॉपर्टीज जो हमारी 2 रह गई थी, उसकी डेफिनेशन हमने लिख दी कि एलोट्रोपी हमारे पास क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस एक से ज्यादा फॉर्म में, उसे आप कहते हैं एलोट्रोपी। इसके अंदर एग्जांपल में आपने बता दिया कि सल्फर आपके पास रोम्बिक स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन फॉर्म भी रखता है, मोनोक्लिनिक भी रखता है। इसी तरीके कार्बन की ले तो ये क्यूबिक भी रखता है आपके पास, और हेक्सागोनल भी रखता है। तो आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म ये हो गई। इसके बाद ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करें, तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म आपके पास सेम सब्सटेंस की कोएग्जिस्ट करती हो, एक ही सब्सटेंस हो और एक से ज्यादा फॉर्म में मतलब कि वो मौजूद हो आपके पास, उसे आप कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस चेंज टू अनदर। इस टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है एक सब्सटेंस की, वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। इससे टेम्परेचर को आप कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। एग्जांपल में ग्रे टीन है हमारे पास, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन 13.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये आपके पास व्हाइट टीन में आ जाता है, जिसको आप कहते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। इसके बाद मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया कि हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है, तो उसके अंदर लैटिस पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो वो हमारे पास इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड एट डेफिनेट पोजीशन। अभी मैंने आपको यूनिट सेल भी बना के दिखाया था, तो उसके अंदर हमने एटम आयंस और मॉलिक्यूल जो थे वो कॉर्नर के ऊपर मौजूद थे, तो उनकी डेफिनेट एक पोजीशन होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। दीस पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। इस ये जहां पे मौजूद होते हैं उसको हम एक पॉइंट से शो करते हैं, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, जहां पे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद होंगे, उसे आप क्या कहेंगे, आपके पास वो क्या है, लैटिस पॉइंट। तो उसके बाद है क्रिस्टल लैटिस, किसे फिर हम कहते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस मैंने आपको बताया था, अरे ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन हो कि एटम, आयंस और मॉलिक्यूल किस किस जगह पे मौजूद है, अरेंज एट डिफरेंट साइड इन 3 डायमेंशनल स्पेस, लेकिन वो हो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। जैसे आपके पास ये 3 डायमेंशनल स्पेस हो, x, y और z, तो आपके पास ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टल लैटिस होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, मुख्तलिफ पॉइंट जिसके ऊपर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल मौजूद है आपके पास, वो इस तरीके से अरेंज हो कि उनकी डिफरेंट साइड जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद हो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दे रही हो, उसे आप क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसके बाद ही हमने बात की यूनिट सेल की। तो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस हमने बताया कि बहुत ज्यादा वो, उसका अगर एक यूनिट हम ले लें क्रिस्टल लैटिस का, स्मॉल यूनिट, तो उसे आप यूनिट सेल कहते हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस
हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, और मैंने बताया था कि अगर उस अकेले को हम स्टडी करते हैं तो पूरे क्रिस्टल लैटिस के फीचर्स प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाती हैं। तो हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंटायर क्रिस्टल, पूरे के पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज आपको बता दें, उसको आप कहते हैं यूनिट सेल। और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके पास होती है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की इज प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल को अगर आप स्टडी करते हैं तो कंप्लीट आपके पास पूरे क्रिस्टल लैटिस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। रिपीट इटसेल्फ इन 3 डायमेंशनल टू फॉर्म क्रिस्टल, और ये हमारे पास 3 डायमेंशनल फॉर्म में होती हैं। जैसे अभी हमने ये यूनिट सेल लिया है कि किसी क्रिस्टल लैटिस से, तो क्रिस्टल लैटिस का ये पूरा आपके पास यूनिट सेल है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास फेसेस कितने हैं, ये बी फेस, तो इसके सामने वाला भी बी फेस होगा, ये आपने इसको ए फेस कह दिया, ऊपर वाला भी ए फेस होगा। तो इसी तरीके ये आपके के पास सी है तो नीचे वाला भी सी पॉइंट होगा। इसीलिए अगर आप देखें तो इसके दरमियान में एंगल बनेगा अल्फा, बीटा और गामा। तो इसका मतलब इसके 3 फेस है ए बी सी, जिसको हमने शो किया है। ये ऊपर नीचे वाले को एक नाम दे दिया सी, इधर वाले को बी, और ये वाले जो है इसके ए। तो इसका मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसका ए बी और सी है हमारे पास, और इनके दरमियान अल्फा बीटा गामा पाए जा रहे हैं। तो टोटल 3 फेस ये हो गए, 3 आपके पास एंगल। तो इसके अंदर 3 यूनिट सेल लेंथ आपके पास है ए बी सी, लेंथ ए बी और ये सी। इसके बाद जो एंगल है इनके दरमियान अल्फा बीटा गामा का पाया जाता है। इसका मतलब कि आपके पास टोटल जो यूनिट सेल के अंदर पैरामीटर है वो कितने हैं, 6 पैरामीटर है जी आपके पास। तो जो एंगल आपके पास पाए जा रहे हैं, नीचे एंगल बताया जा रहा है, तो ये जो आपके पास अल्फा एंगल पाया जा रहा है ये किसके दरमियान पाया जा रहा है, बी और सी के दरमियान। इसी तरीके बीटा की बात करो तो ये सी और ए के दरमियान पाया जा रहा है। और इसी तरीके अगर आप बात करें आपके पास गामा किसके दरमियान पाया जा रहा है, तो ए और बी के दरमियान। तो यही बताया हुआ है कि जो एंगल अल्फा है वो बी और सी के दरमियान पाया जा रहा है, सी और बी। इसी तरीके बी आपके पास ए और सी के दरमियान पाया जा रहा है, और ए बी के दरमियान आपके पास क्या पाया जा रहा है, वो आपके पास गामा एंगल पाया जा रहा है। तो ये आपके पास इसके स्ट्रक्चर होंगे। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो इसको मैं मजीद आपको समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप इसको इजीली समझ सकें, इसके फेसेस को और इसके एंगल को। तो अगर इसके अंदर मैं आपके पास एक ये स्ट्रक्चर बना दूँ क्रिस्टल लैटिस, इसको समझाने के लिए कि आपने इसको तैयार कैसे करना है, तो ये आपने एक बॉक्स बना के इसके सेंटर में से एक और बॉक्स आपने यहाँ पे बना दिया। ये देखिए ये आपके पास अभी तैयार हो जाएगा। ये देखें आपने इसको, अब आपके पास इसके कितने कॉर्नर हैं, उन कॉर्नर के ऊपर आपके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल अटैच करवा देंगे। ये आपके पास एक कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो ये आपके पास यूनिट सेल जिसके आपके पास 8 कॉर्नर है। इन 8 कॉर्नर पे आपका एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं सॉलिड का कौन सा स्ट्रक्चर है वो आपके सामने। इसके बाद आपके पास आ गया फेस। तो ये आपके पास एक लेंथ है इसकी, इसको आपने नाम दे दिया बी, इस लेंथ को। तो इसके सामने वाली को भी आपने क्या कहा, बी। इसी तरीके आपके पास एक लेंथ ऊपर मौजूद है, इसको आपने नाम दे दिया सी। इसी तरीके इसके सामने वाली भी क्या होगी फिर, सी। अब ये ए बी और अब बाकी रह गया ए। तो ये वाली जो आपके पास लेंथ जा रही है इसको आपने नाम दे दिया ए, तो इसके ऊपर वाली भी क्या होगी, ए। तो इसका मतलब ए बी सी आपके पास ये बन गए। इसी तरीके अगर आपने इसको अगर नाम देना जो बाहर निकाला है इसको आपने नाम दे दिया जी। अब इसी तरीके ये बी था तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, इसके सामने वाली बी। ये भी बी है तो इसके सामने वाली भी बी होगी। ये सी था, इसके सामने वाले आपके पास जो होगा एंगल वो भी सी, इसके सामने वाला भी सी होगा। अब आपने देखना है इसके दरमियान में जो एंगल बन रहे हैं, देखिए एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल आपके पास ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। इसको आपने नाम दे दिया अल्फा, जो किसके दरमियान बन रहा है, बी और सी के दरमियान। तो देखिए हमने बी और सी के दरमियान क्या लिखा है, अल्फा एंगल बनता है। इसी तरीके हमने अगर बात की बीटा की, तो बीटा हमारे पास ए और सी के दरमियान बन रहा है, तो ए और सी के दरमियान बीटा बन गया। इसके बाद गैमा की अगर बात करें तो गैमा एंगल हमारे पास ए और बी के दरमियान बनता है, तो ए और बी के दरमियान हमारे पास गैमा बन गया। इसी तरीके आप यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।